गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 का पार्ट 3 शुरू करते हैं। इसमें आज हम लोग टॉपिक की स्टडी करते हैं विस्कोसिटी। देखो विस्कोसिटी क्या है इसको पहले समझो। अगर आप किसी भी कटोरी में पानी रखे हैं, सिंपल एक गिलास में पानी रखे हैं, कटोरी में पानी रखे हैं, आप उसको चम्मच से चला करके छोड़ दीजिए तो आप देखेंगे कि वो थोड़ी देर चलने के बाद रुक जाएगा। तो ये बिल्कुल सेम ऐसे ही नहीं है जैसे कि हम कोई बॉल अगर ले करके ऐसे फर्श पर चला करके छोड़ दें तो थोड़ी दूर जाने के बाद वो रुक जाएगा। बॉल क्यों रुक गया? बॉल इसलिए रुक गया क्योंकि उस पर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था। इस सरफेस का फ्रिक्शनल फोर्स बॉल पर लग रहा था जिसकी वजह से बॉल रुक गया। तो अगर हम इस पानी को चला करके छोड़ दिए हैं, वाटर है, कोई भी फ्लूइड है, तो हम देखते हैं कि वो भी थोड़ी देर के बाद रेस्ट में आ जाता है। इसका मतलब क्या है? उस पर भी कोई फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा और उस पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है उसको जब हम ठीक से ऑब्जर्व करते हैं तो अगर कोई शीशे की ग्लास, कांच की ग्लास हो और ट्रांसपेरेंट ग्लास है, अगर हम उसमें कोई लिक्विड है और उसको चला करके छोड़ दिए तो अगर हम बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हम देखते हैं कि उसके नीचे की लेयर्स जो होती हैं, जो बॉटम के पास है, जो उसकी पेदी के पास की लेयर्स है लिक्विड की, वो जल्दी रेस्ट में आ जाती है और ऊपर का लेयर थोड़ी देर घूमता रहता है, उसके बाद वो रेस्ट में आता है। तो इसका मतलब ये हमारे समझ में आ रहा है कि लिक्विड के डिफरेंट लेयर्स के बीच में कुछ फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है और ये लिक्विड की डिफरेंट लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है इसी को हम कहते हैं विस्कस फोर्स। और इसके कारण होता क्या है कि लिक्विड का एक लेयर जो मूव कर रहा है उसकी टेंडेंसी होती है कि उसके नीचे का लेयर उससे एडजेसेंट लेयर भी उसके साथ मूव करे। नीचे का लेयर जो रेस्ट में है उसकी टेंडेंसी होती है कि अपर लेयर भी रेस्ट में आ जाए। तो दोनों में इनर्शिया होती है और इसी वजह से इनके बीच में जो फोर्स काम करता है, अपोजिंग फोर्स जो लगता है, और वो कहाँ लगता है? वो जैसे अगर ये एक लेयर ऐसे मूव कर रहा है, इसके साथ का दूसरा भी लेयर या अपर लेयर मूव कर रहा है, जैसे नीचे के लेयर को भी मूव कराना चाहता है, तो इन दोनों लेयर के बीच में जो फोर्स लगता है वो बिल्कुल टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगता है और इसी फोर्स को हम विस्कस फोर्स कहते हैं। और किसी भी फ्लूइड, यह सभी फ्लूइड में होता है, फ्लूइड की यह प्रॉपर्टी जिसकी वजह से यह फोर्स लगता है, इसको हम कहते हैं विस्कोसिटी। आप अगर इसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे कि अगर कोई गैस है, गैस या एयर की बात कर लें, एयर में भी अगर कोई चीज गिर रही है तो एयर का भी फ्रिक्शनल फोर्स उस पर लगता है, एयर का भी रेजिस्टेंस होता है, एयर भी उसको नीचे आने से रोकने की कोशिश करता है। जैसे अगर आप बैलून एक किसी छत से गिरा दें तो बैलून धीरे धीरे नीचे आएगा ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एयर। तो ये क्यों होता है? क्योंकि एयर की जो लेयर उसके कांटेक्ट में आ रही है वो तो उसके साथ मूव कर रही है, लेकिन एयर की बाकी की लेयर जो स्टैटिक कंडीशन में है या उससे धीमे मूव कर रही है वो मूव नहीं करना चाहती और एयर के डिफरेंट लेयर्स के बीच में फोर्स लगा। इसका मतलब लिक्विड और गैसेज दोनों में ही ये विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए हम फ्लूइड में विस्कोसिटी पढ़ते हैं। यहां से विस्कोसिटी की डेफिनेशन देखें। द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेज the relative motion between its adjacent layers is called viscosity. The backward dragging force is called viscous drag or viscous force and it acts tangentially on the layers of fluid in motion. अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। देखो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए आप लोग समझें कि ये डिफरेंट टू लेयर्स हैं लिक्विड के। जो लेयर ये फिक्स्ड ग्राउंड है, जिससे आपको समझ में आ जाए कि ये फिक्स्ड ग्राउंड है, जैसे आप ये समझ सकते हैं कि बिल्कुल बॉटम वाला एरिया है, चाहे रिवर का बिल्कुल बॉटम एरिया हो गया। यहाँ से यक्स हाइट पर एक लेयर क्यू है और यहाँ से थोड़ी सी और जब हाइट पर हम जाते हैं तो एक दूसरा लेयर है पी। अब देखो यहाँ पर जो दोनों लेयर के बीच की डिस्टेंस है वो dx है, ये x पर है और ये x प्लस dx पर है। dx वैसे बहुत कम डिस्टेंस है, मैंने थोड़ी सी ज़्यादा बना दी है आप लोगों को समझाने के लिए। ये दोनों एडजेसेंट लेयर्स हैं, मतलब एक दूसरे से लगे हुए। जब ये दोनों आपस में मूव करते हैं तो इसकी वेलोसिटी v है और इसकी वेलोसिटी v प्लस dv। ये भी आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों ऐसा है।
ऐसा इसलिए है कि जो अपर लेयर होगी, ऊपर की लेयर, ये थोड़ी सी तेज मूव कर रही होगी, इसका स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो इसकी स्पीड आपको थोड़ी सी ज़्यादा मिल रही है। क्योंकि इसकी डिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ गई तो इसकी स्पीड ज़्यादा है। इसकी डिस्टेंस ये बॉटम से थोड़ा नज़दीक है तो इसकी स्पीड कम है। आप इस बात को समझ सकते हैं कि लिक्विड का जो लेयर बिल्कुल बॉटम के कांटेक्ट में होगा उसकी स्पीड सबसे कम होती है, वो सबसे धीमे मूव करता है, और उसके बाद जो सबसे टॉप पर होता है वो सबसे तेज मूव करता है। जैसे जैसे हम नीचे चलते जाते हैं वैसे वैसे हमको स्पीड कम मिलती चली जाती है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यह जो विस्कस ड्रैग है, विस्कस फोर्स यह काम कर रहा है, यह फोर्स किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा। देखो दोनों की एरिया है ए, दोनों जो लेयर्स हैं इनकी एरिया ए है, तो इसका मतलब जो फोर्स इनके बीच में काम करता है विस्कस फोर्स या टेंजेंशियल विस्कस ड्रैग, यह फोर्स यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए के। साथ ही एक चीज और भी है कि यह डिपेंड करता है, यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट के। यहाँ से यह वेलोसिटी ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वेलोसिटी ग्रेडियंट होता क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है dv/dx, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ डिस्टेंस। आप क्लास 11th से लेकर के क्लास 12 तक ग्रेडियंट कई बार पढ़ते हैं, और ये सभी ग्रेडियंट में एक ही बात कॉमन होती है। ग्रेडियंट किसी भी चीज का जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ग्रेडियंट का मतलब होता है चेंज विथ डिस्टेंस। अगर टेम्परेचर यहाँ कुछ और है, डिस्टेंस के साथ टेम्परेचर घटता जा रहा है, तो हम कहेंगे टेम्परेचर ग्रेडियंट। ऐसे ही जब आप क्लास 12th में जाते हैं तो आप देखते हैं पोटेंशियल की वैल्यू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल धीरे धीरे डिस्टेंस के साथ घटता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो हम कहेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इस तरह से कोई भी क्वांटिटी जो डिस्टेंस के साथ घट रही हो या बढ़ रही हो उसको हम कहते हैं ग्रेडियंट। तो यहाँ पर देखें कि इस लेयर की वेलोसिटी थोड़ी सी कम है, डिस्टेंस के साथ, ग्राउंड से जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस के साथ इसकी वेलोसिटी थोड़ी बढ़ गई, मतलब चेंज हो रही है, बढ़े चाहे घटे दोनों ही कंडीशन में, तो इसको हम कहेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो ये जो इनके बीच का फोर्स होता है ये इनके वेलोसिटी ग्रेडियंट पर भी डिपेंड करता है। अब वेलोसिटी ग्रेडियंट पर इसलिए डिपेंड करता है कि टॉप की लेयर या ऊपर वाली लेयर कितना ज्यादा डिफरेंस के साथ इसके साथ मूव कर रही है। अगर ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर से ज्यादा डिफरेंस से मूव कर रही है, इसकी स्पीड में ज्यादा फर्क है, तो इनके बीच का जो फोर्स होगा वो ज्यादा होगा। और अगर इनके बीच का वेलोसिटी का डिफरेंस बहुत कम है तो इसका मतलब इनके बीच में फोर्स भी जो लग रहा होगा कम लग रहा होगा। ये रोकने की कोशिश कर रहा है नीचे वाला लेयर, लेकिन कम रोक पा रहा है। तो इसलिए हम ये पाते हैं कि यह इन दोनों चीजों पर, एरिया पर और वेलोसिटी ग्रेडियंट पर। एरिया पर तो इसलिए कि जैसे दो लेयर के बीच में अगर बहुत कम एरिया कांटेक्ट में आएगा तो फिर आप ये देखेंगे कि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा वो भी कम लगेगा, और अगर ज्यादा एरिया कांटेक्ट में आएगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी ज्यादा होगा। अब देखें जब हम इनको आपस में मिला देते हैं तो हम पाते हैं कि यह फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए dv/dx। और अगर हम यहाँ पर एक चीज और भी देखें तो ये जो फोर्स है इसमें वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायरेक्शन है और फोर्स की भी कुछ डायरेक्शन है। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो तब तो कोई बात नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में हो तो हमें एक साइन निगेटिव करना पड़ेगा। जैसे वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है और आप जानते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स किसी भी तरह का हो, चाहे वो ये विस्कस फोर्स है, मतलब लिक्विड के डिफरेंट लेयर्स का फ्रिक्शनल फोर्स है, या सॉलिड का जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स हो, इट ऑलवेज एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर है तो इसका डायरेक्शन इधर, तो हम लोग यहाँ निगेटिव के साथ लिखेंगे, बिकॉज यह इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ हमको मिलता है एक नेगेटिव साइन हम लगा देते हैं, और जब भी हम इसको इक्वल करेंगे तो यहाँ से हम एक कांस्टेंट ऐड करेंगे, तो F इज इक्वल टू माइनस ईटा ए dv/dx। इसको ईटा पढ़ते हैं, देख लें कैसे बनाते हैं। सिंपल जैसे n बनाते हैं, थोड़ी सी लंबी कर देंगे ऐसे, ईटा ऐसे बनाते हैं।
तो इस तरह से हमको ये समझ में आ गया कि यह जो है यहाँ पर एक कांस्टेंट ऐड किया गया है. दिस कांस्टेंट इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, where eta is equal to coefficient of viscosity of the liquid. It depends on the nature of the fluid. ये फ्लूइड के नेचर पर डिपेंड करता है. अलग अलग फ्लूइड के लिए अलग अलग इसकी वैल्यू मिलती है. अब जरा सा एक चीज देखें कि हमको ईटा की डेफिनेशन बनानी है. अगर हमको ईटा की डेफिनेशन बनानी है तो हम इस डेफिनेशन को कैसे बनाएं. इसके लिए हम क्या करते हैं, जरा ध्यान से देखो. अगर dv बाई डी एक्स की वैल्यू 1 कर दें, a की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड 1 मीटर स्क्वायर कर दें, इसकी वैल्यू को अगर हम 1 कर दें तो f की वैल्यू ईटा के इक्वल हो जाएगा. तो इसका मतलब कि अगर दो ऐसी लिक्विड की एडजेसेंट लेयर्स हों जिनका कांटेक्ट एरिया या एरिया ऑफ कांटेक्ट 1 मीटर स्क्वायर हो या यूनिट हो और उनका वेलोसिटी ग्रेडियंट यूनिट हो, तब हम यहाँ पर पाएंगे कि जो उनके बीच में विस्कस फोर्स है वही उनके कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के इक्वल है. मतलब कि लिक्विड की किन्हीं दो एडजेसेंट लेयर्स जिनका यूनिट एरिया हो और उनके बीच का यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट हो, उनके बीच में लगने वाला विस्कस फोर्स उनके कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के इक्वल होता है. यहाँ देखें, इफ a equal to 1 and dv by dx equal to 1, then f is equal to eta. Hence, a tangential viscous force required to maintain a unit velocity gradient between its two parallel adjacent layers, each of unit area, is called coefficient of viscosity of that liquid. इस तरह से हमको यहाँ से विस्कोसिटी का एक डेफिनेशन भी मिल जाता है. ये इसके फार्मूले के बाद जो हमको विस्कस फोर्स का फार्मूला मिलता है, इस फार्मूले से हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट बनाते हैं. अब जरा सा यूनिट देखें. यूनिट के लिए अब निगेटिव साइन को छोड़ करके हम सिंपल लिखते हैं. तो अगर हम इसके यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट हो जाएगा, इसका फार्मूला पहले देखें, ईटा इक्वल टू एफ बाई ए और डी वी बाई डी एक्स. ये पूरा इसका हमको मिलता है फार्मूला. अब अगर हम इसका यूनिट बनाएं तो देखो, इसको मेजर करेंगे न्यूटन में. न्यूटन डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा एरिया मीटर स्क्वायर. एसआई यूनिट की बात की जा रही है. और डीवी मतलब ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, और मीटर पर सेकेंड, और ये है एक्स. डी एक्स मीन्स डिस्टेंस. तो डिस्टेंस मतलब मीटर, इसको हम ऊपर कर देते हैं मीटर. तो अब देखो, 1 मीटर से ये मीटर कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे पास बचता क्या है, न्यूटन. ये सेकेंड ऊपर चला जाएगा, तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, या आप ऐसे लिख सकते हैं, न्यूटन सेकेंड मीटर -2, ऐसे भी लिखते हैं. तो ये आपका इसका हमको एसआई यूनिट मिलता है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर. दिस इज एसआई यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. और इसी को एक और नाम से जानते हैं, आर. This is also known as Poisson, Poiseuille. ये इसकी यूनिट होती है पॉइजन. स्पेलिंग आप ध्यान रखेंगे, Poiseuille, पॉइजन. तो हम न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर बोलें या पॉइजन बोलें. दिस इज एसआई यूनिट ऑफ, दिस इज ऑल दीज आर SI unit of coefficient of viscosity eta. अब देखो, अगर हम CGS यूनिट की बात करें तो CGS यूनिट में जरा सा ध्यान दो, हमारा चेंज क्या क्या होगा. CGS यूनिट में न्यूटन की जगह पर डाइन हो जाएगा, मीटर की जगह पर सेंटीमीटर हो जाएगा. तो अगर हम यहाँ से CGS यूनिट पे इसको बदलें तो देखें हमको क्या मिलता है. ध्यान से देखें, CGS यूनिट ऑफ ईटा, इसमें हमें न्यूटन की जगह डाइन मिलेगा. तो 1 न्यूटन होता है 10⁵ डाइन. सेकेंड, उसमें भी सेकेंड ही रहता है. CGS में भी टाइम को सेकेंड में ही मेजर करते हैं, तो ये सेकेंड वही रहेगा, इसको छोड़ देते हैं. डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, या मीटर पावर -2 है, तो 1 मीटर इक्वल टू होता है
10 पावर 2 या 100 सेंटीमीटर, इस पर पावर लगा है -2। तो ये इतना इसका सीजीएस यूनिट हुआ। सीजीएस यूनिट को हम क्या लिखते हैं, पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इज इक्वल टू हो जाएगा 10 पावर 5 और 10 पावर -4 दोनों जुड़ करके हो जाएंगे 10, ओनली 10। 10 पावर 1 बचेगा, 5 - 4 10। 10 क्या बना, देखो न्यूटन की जगह डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसका नाम है आर, इसको हम लोग कहते हैं पॉइज, POISE। दिस इज कॉल्ड पॉइज। पॉइजल का एक और भी नाम, यहां से पॉइज से हमें याद आया कि पॉइजल का एक और भी नाम हम लिखते हैं, वो होता है डेका पॉइज। आर करके ये भी लिख दें, डेका पॉइज। डेका मतलब आप जानते हैं वो 10 के बराबर को हम डेका कहते हैं, जैसे 1 डेका मीटर इक्वल टू 10 मीटर। तो वैसे ही 1 पॉइजल या 1 डेका पॉइज इक्वल टू 10 पॉइज। आप देख भी रहे हैं यह 10 पॉइज के इक्वल है, तो यहीं से इसका नाम डेका पॉइज भी आया। पॉइज स्पेलिंग याद करना थोड़ा आसान है, हमें तो इसकी स्पेलिंग ही बहुत खतरनाक लगती है। तो फिलहाल आप लोग ये देख रहे हैं कि ये यूनिट बन गया हमारा, एसआई यूनिट ये बने, ये सभी एसआई यूनिट है, न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, आर पॉइजल, आर डेका पॉइज, ये सभी इसके एसआई यूनिट है। और डाइन सेकेंड सेंटीमीटर पावर -2 होगा, डाइन सेकेंड सेंटीमीटर पावर -2, या आप पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखें, और या इसी को हम पॉइज कहते हैं। तो ये आपकी सीजीएस यूनिट हो गई। तो इस तरह से इसके यूनिट हो गए। डायमेंशनल फार्मूला आप लोग बना लेंगे इसका। जो हम लोग कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बना रहे थे, डेफिनेशन, अगर हम 1 पॉइजल की डेफिनेशन बनाना चाहें तो आप लोग समझें कि 1 पॉइजल या 1 डेका पॉइज, जो इसकी एसआई यूनिट है, 1 डेका पॉइज इज द फोर्स। यहां से हम लोग ऐसे बनाएंगे, ऐसे समझो कि कोई 2 लेयर हैं, किन्हीं भी 2 लेयर, देखो हम फिर से आपको समझा दें एक बार, फिर से आप लोग इस चीज को समझ लें। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 1 डेका पॉइज या 1 पॉइजल होगी यदि लिक्विड के किन्हीं 2 लेयर्स जिनका सरफेस एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो और जिनके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर हो, अगर इनके बीच में 1 मीटर पर सेकेंड का रिलेटिव वेलोसिटी बनाए रखने के लिए 1 न्यूटन फोर्स की जरूरत पड़ती है, तो फिर उस टाइम जो उस लिक्विड का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होगा वो होगा 1 डेका पॉइज। आप फिर से समझ लें, इन्हीं चीजों में हम सारी वैल्यू रखते जा रहे हैं। देखो फोर्स की वैल्यू हमारी 1 हो जाती है, किस कंडीशन में, जब लेयर के सरफेस एरिया 1 मीटर स्क्वायर है और उनके बीच की डिस्टेंस dx 1 मीटर है और उनके बीच की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वह 1 मीटर पर सेकेंड है। उस केस में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू हमको मिलती है 1 डेका पॉइज या 1 पॉइजल। तो इस तरह से आप लोग इसको लिख भी सकते हैं। लिखने के लिए मैं आपको वैसे ही बोल देता हूं, द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड इज सेड टू बी 1 पॉइजल if tangential force of 1 Newton meter square या 1 Newton of the surface is required to maintain a relative velocity of 1 meter per second between 2 layers of liquid 1 meter apart। तो इस तरह से आप 1 डेका पॉइज या 1 पॉइजल की डेफिनेशन को भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखें, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन विस्कोसिटी। देखो इसको भी आपको याद नहीं करना है, समझ लो। फर्स्ट पॉइंट देखो, लिक्विड के लिए जो विस्कोसिटी है वो डिक्रीज होती है विथ इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर। फर्स्ट पॉइंट को देखो और इसको समझो। फर्स्ट पॉइंट में आप समझें कि अगर कोई भी लिक्विड कहीं रखा गया है और लिक्विड के मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, बहुत थोड़ा मूव करते हैं, अच्छा अगर आप इसी लिक्विड को गर्म कर देंगे, जैसे ही आप इसको हीट देंगे ये गर्म होगा तो इसके जो मॉलिक्यूल हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और जब भी इनके मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो जो इनके बीच में इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और वीक हो जाएगा।
और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगा तो ये एक लेयर की तरफ से बिहेव करना बंद कर देंगे, और जब लेयर की तरह से बिहेव करना बंद कर देंगे तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, विस्कस ड्राइव जो लग रहा है, वो भी खत्म हो जाएगा। तो मतलब ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनके बीच में आता है वो तो इसीलिए है क्योंकि ये एक फोर्स से अट्रैक्टेड है, किसी इंटरमालिक्यूलर फोर्स से ये मॉलिक्यूल्स अट्रैक्टेड हैं, जिससे जब हम इनको मूव कराते हैं तो इनके बीच में वही इंटरमालिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये रिलेटिव मोशन का अपोज करते हैं। लेकिन जब आप इसको टेम्परेचर हीट दे देंगे, जब आप टेम्परेचर इसका बढ़ा देंगे, जैसे ही इसको हीट मिले, इसके मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, तो इंटरमालिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच का कम हुआ, थोड़ा सा वीक हो गया, जिससे इनके बीच में जो अभी फोर्स लग रहा था, जो फोर्स इनके रिलेटिव मोशन का अपोज कर रहा था, वो थोड़ा कम हो गया, अब इनको आसानी से मूव करने देगा। इसलिए इसमें विस्कस फोर्स घट गया, मतलब विस्कोसिटी घट गई। तो ये है विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन इट्स प्रेशर। अगली बात है विस्कोसिटी ऑफ गैस इंक्रीजेज। इंक्रीजेज में ऐसा क्यों होता है कि देखो, जो गैस में विस्कोसिटी होती है वो गैस के डिफ्यूजन की वजह से होती है। डिफ्यूजन का मतलब होता है कि जब हम गैस को थोड़ी हीट देते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल एक लेयर से दूसरे लेयर में जाते हैं, और इसी को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। ये डिफ्यूजन आप केमिस्ट्री में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो गैसेज में जो भी विस्कोसिटी होती है वो ड्यू टू डिफ्यूजन होती है, और जो गैस का डिफ्यूजन होता है वो डिफ्यूजन डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनके टेम्परेचर के, स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे डिफ्यूजन बढ़ जाएगा, और डिफ्यूजन से ही गैस की विस्कोसिटी है, इसका मतलब डिफ्यूजन बढ़ा तो गैस की विस्कोसिटी भी बढ़ी। तीसरी बात पर आते हैं कि एक्सेप्ट वाटर द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन प्रेशर। ये भी आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर कहीं प्रेशर आप बढ़ा देंगे, प्रेशर बढ़ा देंगे तो जनरली लिक्विड में थोड़ी एक इनकम्प्रेसिबिलिटी एक इनकी प्रॉपर्टी होती है। इनकम्प्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टी को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम उस पर प्रेशर दें और उसके वॉल्यूम में चेंज ना आए तो उस लिक्विड को हम कहेंगे इनकम्प्रेसिबल लिक्विड। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है, लिक्विड में बहुत थोड़ा चेंज आता है, लेकिन आता है। अगर थोड़ा भी चेंज आता है तो मॉलिक्यूल थोड़े नज़दीक आते हैं, इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, उनके लेयर्स के बीच की डिस्टेंस घटती है, और इस तरह से आप ये पाएंगे कि जो उनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स था, जो भी विस्कस फोर्स था, वो थोड़ा बढ़ गया है। तो इस तरह से प्रेशर बढ़ाने पर ये इंक्रीज हो जाता है। लेकिन यही जब हम वाटर के केस में जाते हैं, ये एक्सेप्ट वाटर के अलावा सभी के साथ ये बिहेवियर होता है, लेकिन वाटर के केस में क्या होता है कि फर्स्ट फ्यू हंड्रेड ऑफ टेम्परेचर, हम फर्स्ट फ्यू हंड्रेड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए हम लोग देखते हैं कि इसका जो विस्कोसिटी होता है वो डिक्रीज करता है, उसके बाद इंक्रीज करता है। सिर्फ वाटर के केस में ऐसा होता है कि पहले कुछ 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए इसकी विस्कोसिटी पहले घटती है, उसके बाद बढ़ती है। अब बाकी सब के लिए जैसे ही हम प्रेशर बढ़ाएंगे विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। और जो गैसेज की विस्कोसिटी होती है वो प्रेशर से इंडिपेंडेंट होती है। गैसेज की विस्कोसिटी पर प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं है। ये हो गया आपका विस्कोसिटी का पूरा कंप्लीट। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।